हेलो फ्रेंड्स। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं और इसके अलावा एनवीएस की भी वैकेंसी आई हुई टीचिंग की। ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों की, एडब्ल्यूएस की आई है। तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला सेक्शन ज्योग्राफी का, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। चूँकि एक क्वेश्चन आपको किसी 40 क्वेश्चन में से एक करना होता है, उसको छोड़ के जो ज्योग्राफी का वो ये पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ वन लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर इज, भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 111.32 किलोमीटर। अच्छा देखिए, इसमें सारे ऑप्शन कितने पास पास के दिए हुए थे। 111.32 किलोमीटर, 111.57 किलोमीटर, और 110.94 किलोमीटर और 111.78 किलोमीटर। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछी जाती है, आपको हर एक चीज़ एकदम रटी हुई होनी चाहिए। और लकीली अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो एक इक्वेटर की एक लॉन्गिट्यूड की दूरी होती है इक्वेटर पर, वो होती है 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है अगर पूछा जाए तो ये है 4076 किलोमीटर, जिसको 360 डिग्री देशांतर रेखाएं काटती हैं। आपको पता है, इसलिए हर एक देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 460 डिवाइडेड बाई 360 अर्थात 111.32 किलोमीटर है। 2 देशांतरों की मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जबकि 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी की धरातल पर दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान में अंता, उड़ीसा में गौरीपुर, गुजरात में सिक्का और बिहार में बरौनी। तो आप सभी को पता है बिहार में बरौनी है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है। गौरीपुर आपका असम में पाया जाता है। ठीक है, अंतर राजस्थान में है, सही है। और ये क्या है? ये सभी ताप विद्युत संयंत्र हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो हरित क्रांति सन 1966 में शुरू हुई थी। हरित क्रांति का अभिप्राय 1966 के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। ये तीव्र वृद्धि कैसे हुई थी? क्योंकि जो है हाइब्रिड, जो हाई वैरायटी यील्ड के सीड्स हैं उन्हें यूज़ किया गया था। अगर पूछा जाए हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था विलियम गेट ने। जबकि जो हरित क्रांति का आविष्कार है वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो है असर्शन के क्वेश्चन है। उसमें है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल अच्छे से मिल जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर ए सही है, मतलब दोनों ही चीज़ें सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डोकलाम प्लेटू इज सिचुएटेड इन द ट्राइजेक्शन ऑफ। तो आप सभी जो लोग न्यूज से अवेयर रहते हैं, डोकलाम पठार भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम पर, ट्रायंगल पर या फिर ट्राई जंक्शन पर स्थित है, जिसकी भारत में नाथुला दर्रे से दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। चुंबी घाटी में, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चुंबी घाटी कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड। चुंबी घाटी में स्थित डोकलाम सामरिक दृष्टि से भारत और चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल 1988 और 1998 में भूटान और चीन के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम में शांति बनाए रखेंगे। फिलहाल डोकलाम भारत चीन के मध्य एक विवाद का स्थल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप जो हैं वो जलोढ़ पंखों वाली घाटी पर पाए जाते हैं, एलुवियल फैन में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेसर निक्षेप जलोढ़ पंख तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं तथा प्लेसर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलोढ़ प्लेसर, समुद्र तट प्लेसर,
पालियोप्लेसेस, ये निक्षेप प्राचीन नदी चैनलों, सूखी घाटियों, समुद्र तटों की रेत में या आसपास के जल निकायों में पाए जाते हैं। इन निक्षेपों में मुख्य रूप से सोना, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन, जुटाइल जैसे अयस्क पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना नहीं होगा कि बालू से सोना निकालना, तो वो क्या, वो एक तरह से प्लेसर का निक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेबन इज द प्रोडक्ट ऑफ, ग्रेबन किससे उत्पन्न होता है? तो जब भी भूस्खलन होता है या फिर क्या कहें उसको लाइक फॉल्टिंग जब होती है तो ग्रेबन बनते हैं। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, और इस धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी या ग्रेबन कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी जो है वो जॉर्डन नदी की घाटी से लेकर लाल सागर तक पाई जाती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज अफर्म्ड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट है नंबर 1 कि महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। नंबर 2 दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता तथा संबंधी नई खोज। नंबर 3 पुराचुंबकत्व संबंधी अभिगम्यता। और नंबर 4 सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो ये चार के चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके जिग्सॉ फिट या फिर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके प्रमाण हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की पुष्टि सन 1964 में बुलाइड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। तटों का यह साम्य बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। दक्षिण भारत के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन आदि ने भी ये जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको सही ठहराया। क्वेश्चन नंबर 10 नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर हु सेड दिस। अब ये पॉसिबिलिज्म का थॉट है, तो ये एक ऑप्शंस देखिए E.W. जिमरमैन, ये रिसोर्स जियोग्राफी पे बहुत काम किए हैं। C.O. सॉवर, नेक्स्ट है विडाल डी लाप्लास और डी है जी टैथम। ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही है। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यह कथन फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं संभववाद के संस्थापक विडाल डी लाप्लास को माना जाता है। ब्लास ने प्रमुख विकल्प चॉइस तथा एक्टिविटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ब्लास के अनुसार मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक एवं सामाजिक प्ररूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। संक्षेप में मानव की छांट उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है। फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे ने पहली बार अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का प्रयोग एवं संभववाद की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहली बार जो है पॉसिबिलिज्म किसने यूज़ किया था, तो लूसियन फैब्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। तो देखते हैं ऑप्शन ए सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि कहाँ पे उपलब्ध है कहाँ पे नहीं। ऑप्शन बी अनयूज्ड, पोटेंशियल, लैटेंट, ये तो यूज पे है तो ये नहीं होगा। सी सस्टेनेबल, इम्प्रूवेबल, नॉन इम्प्रूवेबल, ये भी आपका लोकेशन के बेसिस पे नहीं है। और डी अनयूज्ड पोटेंशियल रेयरिटीज, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ एवं दुर्लभ होता है। जिम्मरमैन ने उपलब्धता तथा वितरण को आधार बनाते हुए संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया था। देखिए ये जो इन बिटवीन लाइंस लिखा है इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने संसाधनों को उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर डिवाइड किया था, तो आपको जिम्मरमैन का नाम याद होना चाहिए। सर्वसुलभ जैसे कि ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन हम लोगों को भी मिलती है, जो अमेरिका में रह रहा है उसको भी मिलती है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पे ऑक्सीजन पाई जाती है। सामान्य सुलभ जैसे कि कृषि योग्य भूमि। विरल संसाधन जैसे कि सोना, अब सोना कहीं कहीं पाया जाता है, भारत में सिर्फ कोलार में सोना पाया जाता है, जो कोलार के खाने के नाटक में। चांदी, टिन तथा
एकल जैसे क्रायोलाइट जो कहीं एक जगह ही पाए जाएंगे, ठीक है। जिम्मरमैन एंड मिचेल ने लिखा मनुष्य का ज्ञान ही संसाधन है, ठीक है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन उतना ही गत्यात्मक है जितने की मानव की सभ्यता, ठीक है। देखिए संसाधन कुछ भी नहीं होता है जब तक आपको उसका यूज़ ना पता हो। तो अगर आपकी सभ्यता आगे बढ़ चुकी है, आपको चीज़ों को यूज़ करना आता, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो कोई भी चीज़ आपके लिए संसाधन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या है? निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, फॉग लिफ्ट्स अप व्हेन द ग्राउंड गेट्स हीटेड एज द सन कम्स अप। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल उसमें प्राप्त करता कोहरा ऊपर उठता है, ठीक है। नंबर 2, फॉग अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यू टू द रेडिएशनल कूलिंग। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ तो सही है कि आप मतलब ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि सुबह सुबह ही कोहरा होता है, ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन है कि नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। विकिरण शीतलन के कारण, मतलब दोनों ही सही हैं। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है धरातल ऊष्मा प्राप्त करता तथा कोहरा ऊपर उठता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। लघु जल सीकरों के परिपूर्ण कोहरा एक प्रकार का बादल होता है। मतलब लघु जल सीकर मतलब बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं कोहरे की, तथा धरातल की अदृश्यता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि बादलों का निर्माण गर्म हवा के ऊपर उठकर फैलने लगी तथा ठंडी होने के कारण तो कोहरा का सृजन धरातल के पास विकिरण परिचालन तथा गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। कोहरे का एक जो प्रमुख परिभाषा है वो ये है कि जब कोहरा होता है तो आपको 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी समाप्त हो जाती है, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल सेटलमेंट इज एसोसिएटेड विद। क्रॉल बस्ती किसकी होती है? ऑप्शन है तुंग की, सकाई की, याकूत की या मसाई की। तो जो काल बस्ती है वो मसाई लोगों की होती है जो कि पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा में निवास करने वाले पश्चारक जनजाति है। इनमें मेडिटेरियन तथा ग्रेनाइड प्रजातियों के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। मसाई जनजाति की बस्ती को क्राल कहते हैं, ठीक है। यूइट जो है वो खिरकीज का होता है जो कि आपके साइबेरिया में पाए जाते हैं। इग्लू आपका एस्किमो होता है जो कि आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं जैसे कि कनाडा और जापान के कुछ पार्ट और रसिया। और मोगुलस आपका पिग्मी का होता है तथा तेपी रेड इंडियन का होता है जो कि यूएसए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज करेक्ट। देखिए ये आपको नया डेटा देख के जाना होगा इस साल का, ठीक है। देखिए पेपर कब होता है तब तक। तो पैडी कल्टीवेशन पूछ रहा है। ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश। नंबर 2 चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया। नंबर 3 चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। नंबर 4 चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टॉप 2 प्रोडक्शन में तो चीन, भारत ही है। थर्ड पे चावल में इंडोनेशिया आता है। फोर्थ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ऑप्शन डी विश्व में धान उत्पादक देशों का अवरोही क्रम। भारत, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम है। नेक्स्ट शिवसमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड इन। शिवसमुद्रम कर्नाटका में है, सारावती कावेरी नदी पर है। सन 1902 में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थापित किया गया। यह देश की दूसरी जल विद्युत उत्पादन केंद्र था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में 130 किलोवाट की क्षमता के लिए स्थापित किया गया था। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। देश के कुल जल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत 62.8%, सबसे ज़्यादा तापीय ही है जो कोयला जला के लाइट बनती है। फिर जल विद्युत 12.4%, नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा 2.36% एवं परमाणु ऊर्जा का योगदान 1.9% है। विश्व के शेष ऊर्जा खपत वाले देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत व रूसी संघ, उसके बाद जापान है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बायोडाइवर्सिटी इज रिचर। बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे रिचर होगी? ऑप्शन है आपका
ट्रॉपिकल रीजन, नंबर 2 पोलर रीजन, नंबर 3 टेम्परेट रीजन और नंबर 4 ओशनिक रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी आपकी ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा उगेंगी। जब वनस्पतियाँ ज़्यादा उगेंगी तो वहाँ पे जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे। देखिए यूथ वाला क्वेश्चन फिर एक तरीके से देखा जाए तो रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, यूथ निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो आपको सेटलमेंट सारी जो ट्राइब्स हैं अवॉइड की, और वो कहाँ और कैसे रहती हैं, उनके घर को क्या कहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो वो पढ़ के जानी, ठीक है। तो अभी हम लोग करके आए थे, यूथ जो है वो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के ऊंचे पठारी क्षेत्रों का निवास स्थान है। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है। हजारों वर्ष तक किर्गिज लोग चलवासी पशुचारण का जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग स्टेपी क्षेत्र में निवास करने वाले खानाबदोशी पशुपालक हैं। इनके घर को यूथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटलेसी इज डिवाइडेड मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने 13 बृहद और 32 छोटे रीजनों में कृषि को विभाजित किया था। सर्वप्रथम 1936 में विटलेसी ने विश्व को 13 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। फसल तथा पशुओं के साहचर्य, भू उपयोग की गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर, कृषि संबद्ध भवनों, अन्य संरचनाओं के प्रकार एवं संयोजन के आधार पर ये 13 प्रकार थे। आपको ये 13 प्रकार याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थानाबद्ध कृषि, चावल प्रधान जीविका उपार्जन कृषि, चावल विहीन साधन जीविकोपार्जी कृषि, वाणिज्यिक रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्य कृषि, वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि, विशिष्ट उद्यान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। निम्न में से किसे संपन्नता का झरना कहा जाता है? तो खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना कहा जाता है। आप सभी को पता है मध्य एशिया के देश, या यूँ कहें मध्य पूर्व के देश, मध्य एशिया नहीं मध्य पूर्व के देश जो है इसी पे अमीर है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल लोकेशन विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस औद्योगिक क्षेत्र को कोयला अपलेसियन क्षेत्र से लौह अयस्क मेशाम्बी रेंज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेशाम्बी रेंज कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है? तो मेशाम्बी रेंज कोयला के लिए फेमस है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असर्शन है, दूसरा रीजन आपको बताना है क्या असर्शन सही है और क्या उसका रीजन सही है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और इसका रीजन दिया गया है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो आप बताइए क्या यह असर्शन और रीजन दोनों सही हैं? तो इसमें है कि हाँ अहमदाबाद है तो राजधानी। चलिए पढ़ते हैं। गुजरात 120 कारखानों से देश का 7.5% सूती धागा तथा 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार करता है। गुजरात का अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जहां राज्य की 67 मिलें हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारण इसका कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थिति, नम जलवायु, सस्ती जल विद्युत एवं श्रम व कांडला बंदरगाह से निर्यात की सुविधा है। मुंबई को भारत का कार्टनोपोलिस कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटेड रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन। एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर, मतलब जो आपके वेस्टर्न घाट हैं उनकी ऊंचाई पर। नंबर बी है रायलसीमा रीजन। आपने सुना होगा जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो रायलसीमा रीजन खूब आता है न्यूज़ में। सी है बघेलखंड प्रदेश और डी है लावा प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। लावा प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे अच्छी खासी कॉटन होती है, ब्लैक सॉइल उपजाऊ होती है, पहाड़ों पे ही लोग कम रहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, द हायर पार्ट्स ऑफ सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है, तो ये नीग्रो से संबंधित है, ये सभी को पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी लेक इज फॉर्म्ड बाय। डेड सी कैसा बना था? तो डेड सी एक रिफ्ट वैली है, ठीक है। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है या रिफ्ट घाटी का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी तली सागर तल से
866.33 मीटर नीचे। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं तो उनके बीच का भाग धंस जाता है और इस तरह की घाटी को रिफ्ट घाटी कहते हैं। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि लूसियन फेब्रे ने जो है शब्द दिया था संभववाद, तो ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन है कि जीन ब्रूनसेस, ईसा बोमेन और जी टेलर। तो अगर जनक पूछा गया है तो ये है लूसियन फेब्रे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूसियन फेब्रे ने किया था, जबकि संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डी लाब्लास, कायदे से सुनिएगा, याद रखेगा, फेब्रे, ब्रून्स, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि विद्वान थे। संभववादी विचारधारा का जन्म एवं विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। संभववाद की विचारधारा का सिद्धांत यह है कि वातावरण द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मानव अपने ज्ञान के द्वारा उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं। संभववाद मानव को सर्वश्रेष्ठ मानता है, प्रकृति व पर्यावरण को नहीं। जबकि जो आपका डिटर्मिनिज्म है वो प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है, बोलता है जैसी प्रकृति होगी वहाँ का रहन सहन और जीवन और वहाँ के लोग वैसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? इसमें सोचना नहीं, उत्तर प्रदेश लगा देना है, ठीक है। देख रहे हो उत्तर प्रदेश 30,519 टन दुग्ध उत्पादन कर रहा है। जो सेकंड नंबर पे राजस्थान आता है वो 23,668। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे इवेल्व होती हैं? तो सबसे पहले तो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, नहीं देखो सबसे पहले होगा आपका फूड कलेक्शन, फिर एग्रीकल्चर होगा, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो ऑप्शन डी सही है। ओके चलिए नेक्स्ट है कि हु वॉज, आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी थी एडी टोइट ने लिखी थी। आवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स, हमारे भटकते महाद्वीप, पुस्तक के लेखक अलेक्जेंडर डी टोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो राजमहल गैप वॉज फॉर्म्ड बाई, गारो राजमहल गैप कैसे बना था? तो इसका डाउन फॉल्टिंग हुई थी। गारो राजमहल विदर का निर्माण अधाभ्रंशन द्वारा हुआ। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तरी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच भ्रंशन होने से यह अलग हो गया था। बाद में नदियों के जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंग्लोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया, जैसे गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अलॉन्ग ईदर साइड ऑफ रोड्स, रिवर्स और कैनाल्स? तो देखिए रोड हो चाहे रिवर हो चाहे कैनाल हो, एक सीधी लाइन में जाते हैं, ठीक है, रेखाकार होते हैं, तो वहाँ पर सर्कुलर या क्रॉस शेप्ड या फिर स्क्वायर नहीं होगा। आंख बंद करके कॉमन सेंस लगा के लीनियर ऑप्शन पे टिक करिए, ठीक है। रेखीय या रेखाकार का रिबन या रिबन प्रतिरूप का विकास किसी सड़क, रेल, नहर या नदी के किनारों पर होता है। ऐसे गाँवों की मुख्य गलियाँ सड़क, रेल या नदी के समांतर होती हैं और परस्पर आमने सामने होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटियों के किनारे पर प्राय रेखीय बस्तियां देखने को मिलती हैं। रेखा क्या है? रेखीय प्रतिरूप को लंबवत या डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत का उदाहरण दीजिए। तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है, आपको पता है, रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में, आल्प्स पर्वत यूरोप में है और अपलेशियन पर्वत भी नॉर्थ अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, इसलिए बहुत ऊंचे हैं। यह विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि ये आपकी शुरू होती है साउथ अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा के बीच एकांका गुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है।
उत्तरी भाग में चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी भी प्रमुख चोटियां हैं, लेकिन अकांकागुआ आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? और ये आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ब्राज़ील जो है रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया सब आइलैंड कंट्री इक्वेटर के पास हैं, तो यहीं पे ही रबर का उत्पादन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में ही होती है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विच वन इज नॉट अ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ? तो कोरल रीफ की ओरिजिन का थ्योरी कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, इरोजन साइकिल थ्योरी ऑफ डेविस, डेविस का अपैदन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मरे, एंड ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रबल भित्तियों से जो प्रमुख संबंधित सिद्धांत है वो है अवतरण सिद्धांत डार्विन का, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे का, और हिमांती नियंत्रण सिद्धांत दिल्ली का। डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल का संकल्पना दी थी, और डेविस का ट्रायो बड़ा फेमस हुआ था। डेविस ने कहा था लैंडफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे ऐसे और वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।